ओम नमः शिवाय। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। विनीता अपनी बेटी को ऐसे टूटते हुए नहीं देख पा रही थी और अब उसके अंदर की माँ जाग उठी थी। अब वो किसी से भी अपनी बच्ची के लिए भीख नहीं मांगने वाली थी। इसीलिए विनीता ने अपने आंसू पोंछे और अपने अंदर की ज्वाला के साथ उसने मेघा का हाथ पकड़ा और खुद भी स्टेज पर चली गई। विनीता ने अपनी तेज आवाज में म्यूजिक प्ले करने को कहा। विनीता की आवाज सुनकर गाना भी बज उठा और विनीता ने मेघा की तरफ डांस करने का इशारा किया और फिर दोनों ने डांस करना शुरू कर दिया। अपनी माँ और मेघा को ऐसे उनके क्लासिकल गाने पे डांस करता हुआ देखकर पाखी बहुत हैरान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ये सब क्या कर रही है। और पाखी तो बॉलीवुड गाने पर डांस करने वाली थी और ये तो क्लासिकल डांस था। विनीता डांस करते हुए पाखी के पास आई और धीरे से उसके कानों में कहा कि तू भी हमारे साथ डांस करना शुरू कर, तुझे भी मेरे गाने के सारे मूव आते हैं। पाखी को अपनी माँ की बात समझ नहीं आई, पर लोगों का रिएक्शन देखकर पाखी ने भी नाचना शुरू कर दिया। अब तीनों मिलकर नाचने लगी तो वो डांस इतना खूबसूरत और मन भावन हो गया कि हर कोई सब कुछ भूलकर उस डांस को देखता चला गया। नाचते नाचते मेघा की नज़र विनीता और पाखी पर पड़ी, जो दोनों ही डांस करते हुए अपनी आपसी दूरी को भूल चुकी थी। ये देखकर मेघा को एहसास हुआ कि उसे इस डांस से निकल जाना चाहिए और आज सिर्फ पाखी और उसकी माँ को ही एक साथ डांस करने देना चाहिए। इसीलिए मेघा ने डांस करते हुए अपना पैर मोड़ लिया और फिर गिर गई। और फिर जब सबकी नज़र उस पर पड़ी तो वो माफ़ी मांगकर स्टेज के पीछे चली गई। अब स्टेज पर बची तो पाखी और उसकी माँ की जोड़ी, जो एक दूसरे के साथ मग्न होकर नाच रही थी। अब पाखी भी अपनी माँ के साथ सब कुछ भूलकर बस डांस करने में लगी थी और उसे भी अब अपनी माँ के साथ टक्कर की लड़ाई लड़ने में मजा आ रहा था। पाखी और विनीता ने मिलकर इतना अच्छा डांस किया कि जब दोनों का डांस खत्म हुआ तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। एक बार और, एक बार और। ये देखकर पाखी और विनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और पाखी एकाएक विनीता के गले से लग गई। पर उसे जैसे ही याद आया कि वो अपनी माँ के गले लगी हुई है तो वो तुरंत ही विनीता से दूर हो गई। विनीता को पाखी का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा और वो दुखी भी हुई, पर अपनी बच्ची को ऐसे खुशी से उछलता देख कर उसे बहुत अच्छा लगा और वो एक पल को अपने सारे गम भूल गई। डांस खत्म होने के बाद विनीता को मेघा का ध्यान आया और वो भागकर मेघा के पास गई और उसके पैर के बारे में पूछने लगी। तभी मेघा ने कहा कि वो ठीक है और उसके पैर में ज़्यादा मोच नहीं आई है। थोड़ी ही देर में सभी का परफॉर्मेंसन हो गया और अब जज की पसंद का विजेता चुना जाना था। सभी स्टेज पर खड़े थे और अपना रिजल्ट सुनने के लिए परेशान थे। हालांकि विनीता, पाखी और मेघा तीनों को ये बात पता थी कि उन लोगों ने जो कदम उठाया है उसके बाद वो विजेता तो दूर प्रोग्राम में हिस्सेदार भी नहीं रहे, पर फिर भी उन्हें खुशी थी कि उन्होंने अपना परफॉर्मेशन तो दिया। सेकंड और थर्ड विनर का नाम अनाउंस हुआ और अब फर्स्ट विनर की बारी आई। तब एक जज ने अनाउंस करते हुए कहा कि वैसे तो इस जोड़ी ने प्रोग्राम के रूल तोड़ने की कोशिश तो की, पर तोड़ नहीं पाई, क्योंकि इन्होंने डांस की शुरुआत 3 लोगों से की और बीच में एक के पैर में चोट आने की वजह से वो बीच में से डांस से बाहर हो गई। और फिर जो लास्ट की जोड़ी बची वो एक माँ और बेटी की थी। इसीलिए उनकी इस परफॉर्मेशन को इस प्रोग्राम के नियम के अंदर ही मानकर
उन्हें विनर घोषित किया जाता है, क्योंकि माँ बेटी की आज की परफॉर्मेशन ने हमारा दिल ही जीत लिया। और क्लासिकल डांस तो हमारे देश की शान है, और उस पर भी इतने होनहार कलाकार। सच में आज की माँ बेटी जोड़ी ने तो हमारा दिल ही जीत लिया। पाकी ये सब सुनकर भौचक्की रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिस माँ को हराकर उससे जीतना चाहती थी, आज उसी माँ ने पाकी की हार को जीत में बदल दिया। विनीता को अब ये विनर ट्रॉफी दी गई तो विनीता ने उसे लेने से इनकार कर दिया और पाकी की तरफ देखते हुए कहा कि इसकी असली हकदार मेरी बेटी है, जिसकी वजह से मैंने ये डांस किया, और उसकी दोस्त मेघा का है जिसने मुझे ये डांस सिखाया। मैं तो कुछ जानती भी नहीं हूँ, इसीलिए आप ये ट्रॉफी मेरी बेटी पाकी और मेघा को दीजिए। मेघा ने तुरंत ही सबके सामने जज से कहा कि आप लोग कोई निर्णय ले, उससे पहले मैं बता दूं कि आंटी को मैंने नहीं बल्कि आंटी ने मुझे ये डांस सिखाया है, इसीलिए इस ट्रॉफी पर मेरा तो कोई हक नहीं है। इसीलिए आप ये ट्रॉफी पाकी को दे दीजिए। और अब बारी पाकी की थी। जज ने वो ट्रॉफी पाकी की ओर बढ़ाई तो पाकी ने वो ट्रॉफी ले ली और कहा कि अगर मेरी पार्टनर, मेरी दोस्त मेघा की माँ यहाँ होती तो मैं उनके साथ ये जरूर शेयर करती, क्योंकि हम दोनों इस प्रोग्राम में पार्टनर थे और हमारा डांस स्टाइल बॉलीवुड था। पर उनके हाथ में अचानक से चोट लग गई और वो जख्मी हो गई, जिससे उन्हें स्कूल के स्टाफ ने पास के ही अस्पताल में लेकर गई उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। मैं तो ये सब देखकर बहुत घबरा गई थी और अंदर ही अंदर बहुत दुखी भी हो रही थी कि मैं इस प्रोग्राम में अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सच कहूँ तो मैं इस बात से दुखी नहीं थी कि मैं इस प्रोग्राम में अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगी, बल्कि मुझे दुख इस बात का था कि मैं अपनी माँ को अब हराकर उनकी इंसल्ट और उनका मजाक नहीं उड़ा पाऊंगी और खुद को उनसे बेहतर और मॉडर्न साबित नहीं कर पाऊंगी। पाखी की बात सुनकर सब हैरान हो गए और चौंक कर पाखी की तरफ देखने लगे। मुझे पता है आप सबको मेरी बात सुनकर बड़ी हैरानी हो रही होगी, क्योंकि मैंने अभी अभी जिनके साथ डांस किया, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, असल में मैं उनको ही अपनी माँ नहीं बल्कि अपनी दुश्मन मानती हूँ। और आज की मेरी परफॉर्मेंस दूसरे बच्चों की तरह अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ को नीचा दिखाने के लिए थी। मैंने कभी भी अपनी माँ की इज्जत नहीं की, बल्कि हर वक्त उनका मजाक उड़ाया, उन्हें नीचा दिखाने की ही कोशिश की। और आप सबको पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरी माँ को इंग्लिश नहीं आती थी। वो हम सबसे हिंदी भाषा में बात करती है और हमें भी हिंदी भाषा में ही बात करने की शिक्षा देती हैं। पर इसके विपरीत मेरे पापा, जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई इंग्लिश भाषा में की और अपने कॉलेज की पढ़ाई विदेश जाकर की, उन्होंने हमें हमेशा ही मॉडर्न रहने और इंग्लिश में बात करने की शिक्षा दी। जब हम भाई बहन दोनों ही छोटे थे तब हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते थे कि आखिर हम अपनी मम्मी को सुने या फिर अपने पापा की बात सुने, क्योंकि जैसे कि इस दुनिया का दस्तूर है कि किसी के माँ बाप अपने बच्चों के बारे में बुरा तो सोच ही नहीं सकते हैं। पर हमारा केस थोड़ा अलग था, क्योंकि हमारे मम्मी पापा दोनों ही हमारे बारे में एक दूसरे से अलग सोचते थे। पर फिर भी हम जब बड़े हुए, हमारा एडमिशन हाई फाई स्कूल में हुआ और हम बाहर मॉडर्न सोसाइटी के लोगों से मिले, तो हमने अपने चारों तरफ का वातावरण इंग्लिश से भरा हुआ ही पाया। स्कूल में भी इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग करो और मॉडर्न सोसाइटी के लोगों से भी हाई फाई इंग्लिश में ही बात करो। और जिन लोगों को ये इंग्लिश नहीं आती थी, उन्हें लोग बहुत ही लो स्टेटस का बोलकर उनका मजाक उड़ाते थे, और ये सब हम खुद के साथ कभी नहीं चाहते थे। और फिर जब हमारे पापा ही हमें विदेशी बनाना चाहते थे, तो फिर हमें बनने में क्या प्रॉब्लम थी। इसीलिए हमारा झुकाव हिंदी भाषा को छोड़कर इंग्लिश भाषा की तरफ हो गया, और फिर धीरे धीरे हमारी सोच भी विदेशी हो गई, और फिर हमारे संस्कार भी, और फिर हम खुद भी।
मैं तो आज बॉलीवुड गाने पर डांस करने वाली थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब ज़माना बदल गया है और आजकल इसी का दौर है। और मैंने ज़्यादातर लोगों को इसी के लिए पागल होते हुए देखा है। आजकल हमारे देश की संस्कृति के बारे में कोई बात करता ही नहीं है। हमारे देश का ट्रेडिशनल कल्चर का नाम तो हमने सुना है, पर ये ट्रेडिशनल कल्चर होता क्या है? इसकी शिक्षा हमें कोई नहीं देता है, ना स्कूल में और ना ही माँ बाप। फिर हम कैसे जानेंगे अपने देश की संस्कृति के बारे में? आज जब आप सबने और जज ने कहा कि हमारा क्लासिकल डांस हमारे जीतने की वजह है, तब मुझे मेरी माँ की बात समझ आई और उन्होंने जो आज किया उसके पीछे की वजह भी। जब मैं इस बात से फूट फूट कर रो रही थी कि अब मैं अपनी माँ को कैसे हराऊंगी, तब तब मेरी ये माँ सबसे हाथ जोड़कर मेरे अकेले परफॉर्मेशन की भीख मांग रही थी। और जब किसी ने भी मेरी माँ की बात नहीं सुनी, तो मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी और ना ही मुझे हारने दी, बल्कि सबके नहीं बोलने के बाद भी मेरा हाथ पकड़ा और मुझे स्टेज पे ले जाकर खड़ा कर दिया। और मेरी हिम्मत तब भी नहीं हुई, तो खुद मेरे साथ मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए आ गई। और जिसे मैं हराना चाहती थी उसी ने आज मुझे जिता दिया, और वो भी अपनी भारतीय संस्कृति से। और जब क्रेडिट लेने का वक्त आया तो उन्होंने मुझे आगे कर दिया और खुद पीछे चली गई। इसीलिए आज मैं सबके सामने ये एक्सेप्ट करती हूँ कि आज की जीत मेरी माँ की वजह से हुई है और वो ही इस ट्रॉफी की असली हकदार हैं। इसीलिए मैं ये ट्रॉफी अपनी माँ को देना चाहती हूँ, खुद अपने हाथ से, क्योंकि आज तक मैंने अपनी माँ को दुख के सिवा और कुछ नहीं दिया है। लेकिन आज उनकी जीत उन्हें देना चाहती हूँ। इसके साथ ही मैं अपनी ये गलतफहमी दूर करती हूँ कि मुझे लोगों को देखकर या उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुझे वो करना चाहिए जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ और दूसरों को भी अपनी वजह से तकलीफ ना दे सकूँ। और ये शिक्षा तो मुझे मेरी माँ से मिली, जो कि मुझे भी ये संस्कार देना चाहती थी। और मेरे पिता ने अपना एक वादा तक नहीं निभाया, तो वो हमें खुद क्या संस्कार देंगे। इसीलिए अब मुझे भी अपनी माँ की तरह बनना है, ना कि अपने पिता की तरह। और आज मैं अपनी माँ से माफ़ी भी मांगती हूँ कि वो मुझे माफ़ करके एक बार फिर अपनी ममता की गोद में ले ले। विनीता ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी छोटी सी बेटी अब बड़ों की तरह बात करने लगी है। उसने तुरंत अपनी बेटी को सीने से लगाया और कहा कि मेरी बच्ची, तुझे अपनी माँ से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुझे कभी अपना गुनहगार माना ही नहीं। मेरी बच्ची, माना तो बस अपने जिगर का टुकड़ा। पाखी और विनीता का ये मिलन देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए और सबने जोर जोर से ताली बजाई। अपनी बहन पाखी के हृदय परिवर्तन को देखकर समर को भी बहुत खुशी हुई और वो भी भागकर अपनी माँ के पास आ गया। और अब विनीता को एक और खुशी मिली अपनी बेटी के रूप में, और वो आज सबसे ज़्यादा खुश थी। विनीता, पाखी और समर अब तीनों ही खुशी खुशी घर पहुँचे तो सामने अनिकेत अपने फ़ोन पर बात करते हुए और हीरा देवी सोफे पर बैठी हुई थी। अपने पापा को घर पर फ़ोन पे आराम से बात करता हुआ देखकर अब पाखी को गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपने पापा से कहा कि पापा, आज क्यों नहीं आए? आप क्यों नहीं आए? अनिकेत अपनी बेटी को ऐसे गुस्से से देखकर समझ गया कि उसकी बेटी उससे बहुत नाराज है। इसीलिए अनिकेत ने हर बार की तरह उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट पहले से लाकर रखा हुआ था। और पाखी के ऐसे सवाल करते ही उसके सामने ले जाते हुए कहा कि वो पाखी, मुझे माफ़ करना, आज ऑफिस में। अनिकेत ने पाखी से इतना ही कहा था कि पाखी ने अनिकेत के सारे गिफ्ट्स को हाथ से छीनकर फेंक दिया और कहा कि बस करिए, आप अपनी झूठी दलीलें देना। आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा पापा कि कम से कम आज तो आपको मेरे स्कूल में मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए आना चाहिए था? जरूरी नहीं है कि उत्साह के क्षेत्र में
इंसान अपनी हिम्मत नहीं हार सकता है। अरे आज आपको पता भी है कि मेरे साथ क्या हुआ है, और आज मुझे आपकी कितनी ज़रूरत थी, लेकिन आपको कैसे पता होगा? आपके पास मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट्स खरीदने का वक्त था, पर अपनी बेटी से किए वादा पूरा करने के लिए 15 मिनट नहीं थे आपके पास। अरे आप तो यहाँ आराम से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, और मेरे सवाल करने पर आप आज भी बहाना बना रहे हैं और हर बार की तरह मुझे फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी पाखी आज भी छोटी बच्ची है, पर एक लड़की कब बड़ी और समझदार हो जाती है, ये एक पिता को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो उसके साथ तो कभी वक्त बिताता ही नहीं है। वो तो बस उसके भविष्य के लिए पैसे कमाने में लगा रहता है, चाहे भले ही उसकी बेटी जिंदगी की उलझनों में उलझकर अपनी जान ही क्यों ना दे दे। एक पिता को इन सब से क्या लेना देना है? अपने पिता से ऐसे बात करता हुआ देखकर हीरा देवी ने तुरंत कहा कि तू पागल हो गई है क्या, जो अपने पिता से ऐसे बात कर रही है? ये मत भूल कि इस घर में वही पैसे कमा कर लाता है, तभी तेरी हर ज़रूरतें पूरी होती है, वरना तेरी ये कम पढ़ी लिखी माँ। तभी पाखी ने अपनी दादी को गुस्से से कहा कि दादी बस आज नहीं, आज मेरे और पापा के बीच में आप ज़बरदस्ती माँ को बीच में मत लाइएगा, क्योंकि आज मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है ये मैं आपको शब्दों में तो नहीं बता सकती हूँ। पाखी को विनीता के लिए ऐसा बोलता सुनकर अनिकेत और हीरा देवी की तो हवाइयाँ ही उड़ गई, और दोनों ने एक दूसरे को आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। तभी अनिकेत ने पाखी से कहा कि आखिर तेरी माँ ने तेरे लिए ऐसा आज क्या कर दिया है जो तेरे इस बाप ने आज तक नहीं किया? साथ और वक्त, पाखी ने भावुक होकर कहा, आज मेरी माँ ने मुझे सच दिखाया है कि असली परवरिश एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है। अरे आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने आज तक अपनी माँ को माँ नहीं समझा, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और आज इसी कम पढ़ी लिखी गंवार माँ ने मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी शिक्षा दी है, जिसे शायद अब मैं कभी भी नहीं भूल सकती। और फिर इतना कहकर पाखी अपने कमरे में चली गई, और उसके पीछे समर भी। अनिकेत को तो विनीता की अच्छाई बर्दाश्त ही नहीं होती थी, इसीलिए वो वहाँ से बाहर की तरफ चला गया, और अब बचे हीरा देवी और विनीता। विनीता का आज मूड बहुत अच्छा था, इसीलिए वो अपनी सास के मुंह लगकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो चुपचाप किचन की तरफ जाने लगी। पर हीरा देवी को ये मंजूर नहीं था, और उन्होंने विनीता को रोकते हुए कहा कि तू जो चाल चल रही है ना अपने बच्चों के साथ, वो सिर्फ तेरे बच्चों तक ही सीमित रहेगी, मेरे बेटे पर उसका कोई असर नहीं होगा। और तू ये कभी भी मत सोचना कि मेरा बेटा तेरे कब्जे में आएगा, वो कल भी मेरे पल्लू से बंधा था और आज भी बंध कर ही रहेगा। तुझे जो करना है तू वो कर ले, पर तेरा कोई भी जादू मेरे बेटे पर नहीं होगा, क्योंकि मैं होने ही नहीं दूंगी। विनीता को अब अपनी सास की बात को सुनकर रहा नहीं गया, और उसने कहा कि पर क्यों माँ जी, आपको अपने ही बेटे बहू को अलग करके क्या मिलेगा? क्या आपका बेटा जो खुद 2 बच्चों का बाप बन चुका है वो वापस से छोटा हो जाएगा? अरे मैं आपकी बहू हूँ, बेटी ना सही, पर कम से कम अपनी सौतन तो मत बनाइए ऐसी हरकतें करके। आप जिस तरह से खुद को उठाने के लिए अपनी बहू को नीचे गिराती जा रही है,
वो दो सौतनें आपस में करती हैं, क्योंकि उन दोनों की चाहत और रिश्ता एक होता है। पर आपका और मेरा रिश्ता अनिकेत से पूरी तरह ही अलग है। आप उनकी माँ है तो मैं उनकी पत्नी। एक ने उन्हें जन्म दिया है तो दूसरी उनकी जीवन संगिनी। अरे, आपका और मेरा तो कोई मेल ही नहीं है। फिर आप क्यों हम दोनों को एक ही नाव में चढ़ाने में लगी है? मेरा और आपके बेटे का रिश्ता अच्छा होगा तो आपको इससे खुशी होनी चाहिए कि आपके बेटे बहू खुश है। पर आप तो अपने बेटे और बहू को खुश देखकर ही दुखी हो जाती है। ऐसा क्यों माँ जी? आपकी भी तो सास थी, क्या वो भी आपके और बाबूजी के बीच ऐसा करती थी? आपको मुझसे क्या दिक्कत है? क्यों आप मेरे और अपने बेटे के बीच एक दीवार बनकर खड़ी है आज 20 सालों से? क्योंकि मैं अपने बेटे को सिर्फ अपना बेटा ही बनाकर रखना चाहती हूँ, क्योंकि जिस दिन वो तेरा पति बन गया तो वो मुझे इस घर से लात मारकर निकाल देगा। इसीलिए तू लाख अच्छी है, पर मैं जब तक जिंदा हूँ तुझे कभी भी अपने बेटे को खुद से छीनने नहीं दूंगी। उसे मैंने जन्म दिया है, उस पर पहला अधिकार सिर्फ मेरा है। मैंने कब आपसे आपका अधिकार छीनने की कोशिश की है? मैंने तो बस अपने अधिकार की बात की है। वो मेरे पति है और मुझे भी उनसे प्यार की चाहत है। और अगर एक पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध होता है तो इससे एक माँ के अधिकार कैसे छिन जाएंगे? बेटा तो छिन जाएगा ना। वो तुझे फिर मुझसे ज़्यादा महत्व देगा, मेरे से ज़्यादा तेरी बात सुनेगा और मेरे हिस्से का प्यार भी फिर वो तुझ पर लुटा देगा। फिर वो मेरा नहीं बल्कि तेरे इशारे पर नाचेगा। और अगर तूने मुझे इस घर से बाहर निकलवा दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा क्या होगा? इसीलिए जब तक मैं जिंदा हूँ तेरा और तेरे पति का रिश्ता तो मजबूत नहीं होने दूंगी। मजबूत? आपकी इस घटिया सोच की वजह से हम पति पत्नी का रिश्ता खत्म होने की कगार पर आ गया है। हम दोनों का अगले 4 महीने में तलाक हो जाएगा। फिर अगर आप जिंदा रहे या ना रहे, उससे मेरा और मेरे पति का संबंध दोबारा कभी नहीं जुड़ने वाला है। और आप अपना बुढ़ापा सिक्योर करने के लिए मेरी जवानी और मेरा बुढ़ापा संकट में डाल रही है। आप कितनी ही ज़्यादा स्वार्थी और खुदगर्ज इंसान है। मुझे तो अब आपको माँ जी कहने पर भी शर्म आ रही है। पहले मुझे लगता था कि शायद मेरी सेवा या मुझ में ही कोई कमी है जिसकी वजह से मैं आपके दिल में जगह नहीं बना पाई। पर अब जब मैं आपकी हकीकत जान गई हूँ कि कमी मुझ में नहीं बल्कि आपकी मानसिकता में है, तो मैं अब अपने और अपने पति के बीच ये तलाक नहीं होने दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। बीती रात विनीता की जिंदगी के दुख के कुछ बादल कम तो कर गई थी, पर पूरी तरह से वो खत्म नहीं हुए थे। बल्कि यूं कहे कि विनीता की अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। विनीता ने जो कुछ भी अपनी सास से कहा उसके लिए उसे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि उसके बच्चों ने भी उसका बहुत अपमान किया था। इसीलिए वो उस दर्द को बहुत अच्छे से समझती थी और अपनी सास को ऐसे पलटकर हर बात का जवाब देना ये विनीता के संस्कारों के खिलाफ था। क्योंकि हीरा देवी ने विनीता को अपनी बेटी तो दूर अपनी बहू तक दिल से स्वीकार नहीं किया था, पर विनीता ने अपनी शादी के अगले दिन ही अपनी सास को माँ जी कहना शुरू कर दिया था। और ये सिर्फ कहने के लिए माँ जी नहीं बल्कि दिल से भी अपनी सास को अपनी माँ मानती थी। और इसीलिए विनीता को इस बात से भी ज़्यादा दुख इस बात का था कि उसकी सास ने ही जानबूझकर उसे उसके पति से दूर किया था, वो भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। पर विनीता ने भी कसम खा ली थी कि वो अब अपनी सास की इस घटिया सोच को ख़त्म करके रहेगी। भले ही इस सोच के ख़त्म होने के साथ उसका और अनिकेत का रिश्ता भी ख़त्म हो जाए, पर वो अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
अगले दिन की सुबह विनीता के लिए जहां एक नई खुशी और नए रिश्ते की तरह शुरुआत लेकर आई थी, वही अपने पुराने रिश्तों के साथ एक नई जंग। विनीता ने आज उठकर अपने हिस्से का सारा काम किया और बिना किसी को कुछ भी बोले वो बाहर चली गई। हीरा देवी के उठने से भी पहले आज विनीता ने अपना काम खत्म कर लिया था और ये सब हीरा देवी ने देखा तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि लगता है कि मेरे कल की बातों को सुनकर वो कम पढ़ी लिखी गवार फिर से डर गई और इस घर को छोड़कर भाग गई। अच्छा ही है चली गई। अब यहाँ सिर्फ मेरी हुकूमत चली है और हमेशा ही चलेगी। बड़ी आई थी मुझे पति पत्नी का ज्ञान देने। अरे मैंने तो अपने पति को अगले दिन ही अपनी मुट्ठी में कर लिया था, वरना क्या भरोसा मेरी सास का। अगर वो अपने बेटे को अपनी मुट्ठी में कर लेती तो मेरा हाल भी विनीता की तरह हो जाता। इसीलिए पहले अपने पति को काबू में करके अपनी सास पर हुकूमत की और अब अपने बेटे को काबू में कर अपनी बहू पर हुकूमत कर रही हूँ। अब सोचती हूँ कि पोते को भी काबू में करने की कोशिश शुरू ही कर दूँ। खैर इन सब में बाद में माथा पच्ची करूँगी। अभी जाकर जल्दी से नहा धो लेती हूँ और फिर नाश्ता करती हूँ। धीरे धीरे दिन चढ़ा और सबकी नींद खुली और सभी रेडी होकर नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। अनिकेत को तो विनीता के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर आज दोनों बच्चों की आंखें अपनी माँ को ढूंढने लगी। इधर उधर देखने के बाद जब पाकी और समर दोनों को ही विनीता नहीं दिखी तो समर ने अपनी दादी से पूछा कि माँ कहाँ है। वो अपने किसी आशिक के साथ भाग गई। ये सुनकर समर ने तुरंत बहुत ही सख्त लहजे में कहा, दादी थोड़ा सोच समझ कर बात करिए। आप ये मत भूलिए कि आप मेरी माँ के बारे में बात कर रही हैं। अपने बेटे को अपनी माँ से ऐसे बात कर सुन अनिकेत ने समर को डांटते हुए कहा और तुम ये मत भूलो कि तुम मेरी माँ से बात कर रहे हो और मेरी माँ आपकी पत्नी है। ये बात आपको भी याद होनी चाहिए। मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ तो किस हक से फिर आप उनके हाथ का बना खाना खा रहे हैं। ये मेरी कमाई का है, अपने हाथों से पकाया है उन्होंने। मेरे घर पर रहकर मेरे ही अधीन है वो। 7 फेरों का बंधन है, आपकी पत्नी है वो। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शादी होने से नहीं होता, पति को अपनी पत्नी को दिल से अपनाना भी पड़ता है। एक पति के मानने या ना मानने से इस बात का निर्णय नहीं होता कि एक औरत उसकी पत्नी है या नहीं, बल्कि हमारे देश के रीति रिवाज ये साबित करते हैं कि वो औरत उसकी पत्नी है या नहीं। अगर एक मर्द ने अपनी मर्जी या बिना मर्जी के एक औरत की मांग में अपने नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना दिया है और उसके साथ 7 फेरे और 7 वचन ले लिए हैं, तो ये जमाना उस औरत को उस मर्द की पत्नी मान लेता है और उसका अधिकार तो इस देश की कानून व्यवस्था में भी होता है। समर का जवाब सुनकर अनिकेत के पास अब कोई सवाल नहीं बचा और वो अपना नाश्ता आधा ही छोड़कर ऑफिस चला गया। फिर पाकी और समर भी अपने स्कूल और कॉलेज चले गए, पर हीरा देवी वहीं बैठी बैठी सोचने लगी कि जो कुछ भी आज हुआ उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि आज शरीर भले ही समर का था, पर जुबान तो विनीता की ही थी। हर एक शब्द लगा जैसे विनीता के मुंह से निकल रहे हो। ये सब कैसे हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और अभी क्या क्या होना बाकी है। शायद अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना विनीता ने हीरा देवी ने भी नहीं की होगी। अनिकेत के ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी जिसका प्रेजेंटेशन अनिकेत को ही देना था, पर आज के ट्रैफिक ने अनिकेत को ऑफिस पहुंचने में बहुत देर करा दी और अब अनिकेत
ऑफिस पहुंचा तब तक उसकी मीटिंग खत्म हो चुकी थी। अनिकेत तुरंत अपने ऑफिस वाले दोस्त के पास गया और उससे पूछने लगा कि बॉस कहाँ है और आज क्या हुआ। बॉस मुझ पर बहुत नाराज होंगे, आज तेरी नौकरी तो खतरे में है, जा जल्दी जाकर बॉस से मिल और बात कर। अनिकेत भागकर बॉस के केबिन में गया तो उसने देखा कि उसके बॉस किसी से बात कर रहे हैं और तभी उन्होंने अनिकेत को अपने केबिन से के बाहर देखा तो उसे अंदर आने का इशारा किया। अंदर आते ही अनिकेत ने अपनी बात कहना शुरू कर दिया और अपने बॉस को अपने देर से आने की वजह बताने लगा। तभी उसके बॉस ने कहा कि आज की माफ़ी तुम्हें मुझसे नहीं मिलने वाली है, क्योंकि तुम्हें अंदाज़ा भी है कि आज मेरी कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी मिस्टर कुलकर्णी के साथ। आज अगर उन्हें टाइम से प्रेजेंटेशन नहीं मिली होती तो क्या होता। अनिकेत ने बड़ी हैरानी से अपने बॉस को देखा और कहा कि प्रेजेंटेशन हो गई, पर उसकी फाइल तो मेरे पास थी और मेरे बिना ही ये प्रेजेंटेशन हो गई। क्यों तुम ही बस ये प्रेजेंटेशन दे सकते हो और किसी के अंदर ये टैलेंट नहीं हो सकता। सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन दिया किसने है। वैसे अनिकेत, तुम्हें ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि मैं तुमसे आज नाराज नहीं बल्कि बहुत खुश हूँ। अनिकेत अपने बॉस की बात सुनकर बहुत हैरान हो गया और उसने अपने बॉस से कहा कि ऐसा क्यों क्यों सर, क्योंकि अगर आज तुम मीटिंग के लिए लेट नहीं होते तो हमारे ऑफिस के लिए एक काबिल एम्प्लॉय कैसे मिलता। और उसने जो प्रेजेंटेशन दी है ना अनिकेत, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ऐसी प्रेजेंटेशन तो मैंने कभी देखी ही नहीं। हमारी डील मिस्टर कुलकर्णी से फौरन हो गई और मैंने तो उस एम्प्लॉय को टीम लीडर की पोस्ट पर भी दे दी, क्योंकि उसकी वजह से 2 बार कैंसिल हुई मीटिंग आज आखिर हो ही गई। अनिकेत ने बड़े आश्चर्य से कहा कि क्या मैं उस एम्प्लॉय से मिल सकता हूँ। जरूर, वो यही तो मेरे सामने चेयर पर है, उनके सामने आकर तुम खुद मिल लो उनसे। अनिकेत तुरंत थोड़ा आगे आया और उसने जैसे ही अपनी नज़र चेयर की तरफ की तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसने कदम से बड़े आश्चर्य से कहा कि तुम, वो भी मेरे ऑफिस में, मेरी मीटिंग में, मेरे प्रेजेंटेशन में। तभी अनिकेत के बॉस ने गुस्से से अनिकेत से कहा कि विनीता, ये क्या तरीका है बात करने का, और तुम इन्हें कैसे जानते हो, ये मेरी। और फिर अनिकेत एकदम से चुप हो गया और फिर कल्पना ने अपनी जगह से उठकर कहा कि हाँ हाँ बताइए ना आप अपने बॉस से कि आप मुझे कैसे जानती हैं। अनिकेत को विनीता की बात सुनकर गुस्सा बहुत आया और अनिकेत अपने ऑफिस में ये नहीं बताना चाहता था कि विनीता उसकी क्या है, क्योंकि वो विनीता को अपनी पत्नी बताने के में बहुत इंसल्ट फील करता था, क्योंकि विनीता कम पढ़ी लिखी थी। इसीलिए अनिकेत ने बात बनाते हुए कहा कि क्योंकि ये मेरे मोहल्ले में रहती है इसलिए मैं इसे जानता हूँ। तुम विनीता जी को देखकर कैसे चौंके हो, मुझे तो लगा कि तुमने अपनी पत्नी देख ली क्या, क्योंकि ऐसे बात करने का हक तो सिर्फ एक पति को ही होता है, एक औरत से। अनिकेत अपने बॉस की बात सुनकर थोड़ा अपने आप को काबू में किया और कहा कि सर, इसमें टीम लीडर जैसी क्या क्वालिटी है। मैं आपके मोहल्ले में रहती हूँ, आपके साथ नहीं, तो फिर आप मेरी क्वालिटी के बारे में कैसे बता सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं
किस लायक हूँ और किस लायक नहीं। आखिर तुम में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? समझदारी और दिमाग। अनिकेत ने हंसते हुए कहा कि समझदारी और दिमाग, वो भी तुम में? विनीता ने भी हंसते हुए कहा, हाँ मुझ में। तभी तो एक दिन के प्रेजेंटेशन में मैंने वो पोजीशन हासिल कर ली जिसे आप अपनी 22 साल की नौकरी में भी ना कर सके। विनीता का जवाब सुनकर अनिकेत को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने बॉस से कहा कि सर, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि इस औरत के साथ मेरी क्या प्रॉब्लम है, पर मैं इस औरत के साथ एक ही ऑफिस में काम नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए तो अपना रिजाइन दे दो और दूसरी नौकरी ढूंढ लो। पर विनीता जी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली है। अनिकेत को अब अपने बॉस की बात पर गुस्सा आया और उसने तुरंत कहा कि मुझे यहाँ नौकरी करते 10 साल हो गए हैं और आप मुझसे ज़्यादा ये अभी कुछ घंटे पहले की आई औरत को महत्व दे रहे हैं। क्या आज तक मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया आपके या फिर आपकी कंपनी के लिए? क्या मैं एक काबिल एम्प्लॉय नहीं हूँ इस कंपनी का? मिस्टर अनिकेत, ऐसा नहीं है कि आप काबिल नहीं है या आप में कोई कमी है, पर हर किसी को अपनी अपनी खूबी होती है। हर किसी में अपनी अपनी खूबी होती है और विनीता जी की समझदारी ने आज हमारे और हमारी कंपनी को करोड़ों की डील दिलवाई है। तो आपको नहीं लगता कि आपको इस बात से खुश होना चाहिए, क्योंकि इस डील को पिछले 2 साल से आप ही हैंडल कर रहे थे और आपने ही मिस्टर कुलकर्णी को 2 बार प्रेजेंटेशन भी दिया था और दोनों बार मिस्टर कुलकर्णी ने इस डील को कैंसिल कर दिया था। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपने अपनी कोशिश नहीं की है, पर कभी कभी दूसरों के देखने का नज़रिया हमारी कोशिश और सोच से बहुत परे होता है और आज की मीटिंग में भी यही हुआ। विनीता की सोच मिस्टर कुलकर्णी की सोच से मैच कर गई और ये डील हमें सामने से मिल गई और बहुत जल्दी हम इस प्रोजेक्ट में काम भी शुरू कर देंगे। इसीलिए मैं अभी भी आपको कहूँगा कि आप विनीता जी से अपनी पर्सनल प्रॉब्लम छोड़कर बल्कि एक टीम की तरह काम करिए और मुझे विनीता जी की काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि वो आपको एक टीम लीडर होने के नाते अच्छे से गाइड करेगी। अनिकेत ने अपना दिमाग लगाते हुए कहा कि ठीक है सर, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, पर क्या आप भी मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे? आखिर आपकी ऑफिस में 10 साल से काम किया है, आपका भरोसेमंद एम्प्लॉय हूँ, तो इतना तो मेरा हक बनता है आपसे। हाँ बोलो। मैं चाहता हूँ कि विनीता जी ने अपनी जिस फाइल के ये प्रेजेंटेशन दिया है और जिस समझदारी से दिया है, वो बस एक बार मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा मतलब कुछ समझा नहीं। अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरी टीम लीडर है, जिनके गाइडेंस में मुझे काम करना है, आखिर वो कितनी काबिल है। ये जानने के बाद ही तो मैं उनके साथ अच्छे से काम कर सकूंगा। और वो फाइल देखनी है जिससे उन्होंने आज अपनी प्रेजेंटेशन दी है, जिससे मैं अपनी गलती ढूंढ सकूं कि आखिर ये 2 सालों की प्रेजेंटेशन में मुझसे कौन सी बात छूट गई जो विनीता जी को समझ में आ गई। अनिकेत को लग रहा था कि विनीता ने उसकी फाइल को कॉपी कर लिया है और वही प्रेजेंटेशन लाकर यहीं दिखा दिया है। इस वजह से इसे मेरे बॉस ने काम पर रख लिया है, क्योंकि ये तो कम पढ़ी लिखी गवार है। भला इसे कैसे ऑफिस के बारे में कुछ पता होगा। पक्का इसने कल रात में मेरे सोने के बाद मेरी फाइल से सारी डिटेल्स चोरी कर ली होगी और यहाँ मुझसे पहले पहुँचकर मेरी प्रेजेंटेशन को अपनी प्रेजेंटेशन बता दिया होगा और आज इसीलिए ये जल्दी घर से भी निकल गई थी। बस एक बार इसकी फाइल देख लूं और इसकी प्रेजेंटेशन पढ़ लूं, फिर मैं इसे कैसे अपने बॉस के सामने बेइज्जत करके निकलवाता हूँ। बॉस ने अनिकेत की तरफ देखा और कहा कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप अपनी फाइल क्या मिस्टर अनिकेत को दिखा सकती हैं।
जी जरूर। विनीता ने अनिकेत की तरफ अपनी फाइल बढ़ा दी। अनिकेत ने भी लपक के उस फाइल को पकड़ लिया। अनिकेत ने तुरंत उस फाइल को पढ़ा और तभी विनीता ने बिना फाइल को देखे ही प्रेजेंटेशन की कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बताई। अनिकेत ने जब विनीता की फाइल को पढ़ा तब विनीता की फाइल अनिकेत की फाइल से पूरी तरह से अलग थी और बहुत अच्छी थी, जिसको देखने के बाद अनिकेत हैरान रह गया और कि आखिर विनीता के पास इतना दिमाग आया कहाँ से। आखिर चार दीवारी के अंदर चूल्हा चौका करने वाली औरत आखिर एक कंपनी के बारे में इतना कैसे जान सकती है। विनीता अनिकेत की चाल को बहुत अच्छे से समझ गई थी, इसीलिए उसने तुरंत अनिकेत से कहा कि आपको कुछ मिला। अनिकेत ने गुस्से को काबू में करते हुए बहुत ही शांति से कहा कि बहुत अच्छी फाइल है आपकी, और ये फाइल देखकर अब मुझे ये समझ आ गया कि अभी तो आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। मुझे मज़ा आएगा जब हम साथ काम करेंगे तो, अनिकेत ने विनीता को ताना मारते हुए कहा। विनीता भी अनिकेत के हर एक ताने को बहुत अच्छे से समझ रही थी। चलो अच्छा है, तुम लोग अब साथ काम करोगे तो मेरी कंपनी को और भी फायदा होगा। अब तुम दोनों थोड़ा आपस में बातचीत करो, मैं थोड़ा मिस्टर कुलकर्णी से मिलकर आता हूँ। इतना कहकर अनिकेत का बॉस अपने केबिन से बाहर चला गया और जब अब बचे अनिकेत और विनीता। अनिकेत के सब्र का बांध अब टूट चुका और उसने विनीता से गुस्से में कहा कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो। आपने सुना नहीं, आपके बॉस ने अभी जो कहा कि मैं आपके इस प्रोजेक्ट की टीम लीडर हूँ, इसीलिए आप मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करिए। अपना ये नाटक मेरे बॉस के सामने चलाना, मेरे सामने नहीं। कम पढ़ी लिखी गवार, पहले मेरी जिंदगी बर्बाद की और अब मेरी कंपनी में भी घुस आई हो। तुम्हें तो मैं अपने ऑफिस से धक्के मरवा के निकलवाऊंगा। आप भी बहुत कमाल हो, हिम्मत नहीं हारते हो। अरे अभी अभी आपने मुझे इस कंपनी से ऑफिस से निकलवाने की नाकामयाब कोशिश की थी, पर फिर भी आप अभी भी मुझे निकालवाने का सोच ही रहे हैं। मानना पड़ेगा, आप इंसान बहुत हिम्मत वाले हो। तुम अपनी हद में रहो वरना क्या। ये आपका घर नहीं है जो आप यहाँ पर अपनी मनमानी चलाएंगे। यहाँ जितना आपका अधिकार है उतना ही मेरा, इसीलिए मेरे साथ यहाँ बदतमीजी करने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि अपने काम की जगह पर अपनी इंसल्ट मैं भी नहीं सहूँगी। और आप ये क्या हर बात पर कम पढ़ी लिखी गवार लगा रखा है। अगर मैं इतनी ही गवार होती तो आपसे भी ऊंचे पद पर काम नहीं करती। 4 इंग्लिश के शब्द बोलने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता है। और तुम चाहो जो करो यहाँ, बस मेरे मैटर में अब नहीं घुसना। और क्या, तुम मेरी पत्नी हो, ये बात यहाँ इस ऑफिस में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा गवारपन देखकर सब मेरा मजाक उड़ाए। आप में भी कोई पति परमेश्वर वाले गुण नहीं है जो मैं हर किसी से ढोल नगाड़े बजाकर बखान करूं। अगर आपको मुझे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करना है तो मुझे भी आपको अपना पति स्वीकार करने में कोई खुशी नहीं है। मैं खुद किसी को ये नहीं बताने वाली कि आप जैसी घटिया सोच रखने वाला इंसान मेरा पति है। अनिकेत को विनीता की बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, पर वो भी जानता था
कि अब विनीता पहले वाली विनीता नहीं थी, जो उसकी ऊंची आवाज़ को चुपचाप बर्दाश्त कर लेगी। इसीलिए अनिकेत ने विनीता से बहस न करना ही उचित समझा और वहाँ से चला गया। विनीता ने तुरंत इशिता को कॉल किया और उसे सारी बात बता दी, साथ ही उसे धन्यवाद भी बोला। इसमें धन्यवाद किस बात का विनीता? ये तो तेरी काबिलियत है। मैंने तो बस तुझे रास्ता दिखाया है। उस रास्ते पर तो अकेले तू ही चली है। नहीं सीता, मैं तो पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। और अगर उस वक्त तूने मुझे रास्ता नहीं दिखाया होता तो पता नहीं मैं ये सब कैसे कर पाती। कल रात से ही मैं बहुत चिंता में थी और कुछ सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं अनिकेत को कैसे समझाऊं, क्योंकि अनिकेत तो बहुत ही होशियार है और तेज भी। वो भला मेरी बातें क्यों मानेंगे? तभी मुझे तेरा ख्याल आया और मैंने तुझे आधी रात को ही कॉल कर दिया और तुझे अपनी सारी समस्या सुना दी। लेकिन तूने तो चुटकियों में ही मेरी हर समस्या को दूर कर दी। कैसे नहीं करती विनीता? ये सब इतना ज़्यादा नहीं है। ऑफिस के काम भी इंसान पहले सीखता है और फिर करता है। इसीलिए मैंने तुझसे अनिकेत के प्रोजेक्ट वाली फाइल की फ़ोटो मंगा कर उसे अच्छे से रीड किया और उसकी असली वजह को जानकर तेरे लिए बेस्ट प्रेजेंटेशन तैयार किया। और फिर अनिकेत के बॉस से सारी बात बताकर उन्हें सारा सच बता दिया। और सच कहूँ तो विनीता, ये सब उनकी वजह से हुआ है। अगर वो आपके इस प्लान में अपना सहयोग नहीं देते तो शायद ही तू अनिकेत के ऑफिस तक पहुंच पाती। हाँ, अनिकेत के बॉस सच में बहुत अच्छे हैं। मैं कभी उनसे मिली तो नहीं थी, पर अनिकेत को हमेशा फ़ोन पर उनसे बात कर अपने दोस्त से अपने बॉस की बुराई करते सुना था। पर आज जब उन्होंने एक पत्नी की पीड़ा को समझकर उसका साथ दिया, तब मैं समझ गई कि लोगों का दूसरों को देखने का नज़रिया ही गलत होता है। वो जैसे ही सामने वालों को देखते हैं उन्हें वैसा ही मान लेते हैं। विनीता, अब ये सब छोड़ और आगे क्या करना है ये बता। तो वो मैं तुझे मिलकर बताती हूँ। पहले मैं अपने पति को तो अच्छे से जान लूँ कि वो आखिर है कैसे इंसान। घर पर तो अपनी पत्नी को कम पढ़ी लिखी गवार का नाम दिया है। अब बाहर की भी उनकी जिंदगी से रूबरू हो जाऊं। ठीक है विनीता, तुझे जब मेरी ज़रूरत होगी तो तू मुझे कॉल कर लेना। विनीता के ऑफिस आने से अब अनिकेत को बड़ी चिंता हो गई थी। और अब ये चिंता अनिकेत को क्यों थी, ये अनिकेत किसी से खुलकर नहीं कह भी नहीं सकता था, सिवाय अपने ऑफिस वाले दोस्त से। अनिकेत भागकर अपने दोस्त के पास गया और जाकर उससे अपनी सारी समस्या बता दी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी के बीच तलाक होने वाला है तो फिर क्या दिक्कत है? वो ये यहाँ काम करे या कहीं और। दिक्कत मुझे अपनी पत्नी से नहीं बल्कि क्या अनिकेत, मानसी से है। मानसी? कौन मानसी? तू उसे जानता है? वो हमारे साथ इसी ऑफिस में काम करती है। कहीं तू उस मानसी की तो बात नहीं कर रहा जो हमारे बॉस की बेटी है? अनिकेत ने नीचे सिर करके हाँ में जवाब दिया। अनिकेत की सहमति सुनकर अनिकेत के दोस्त की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने कहा कि तुझे होश भी है कि तू क्या बोल रहा है? मानसी? वो मानसी हमारे बॉस की बेटी, वो शादीशुदा है। उसने अपने पति को छोड़ दिया है और उसका बहुत जल्द तलाक भी होने वाला है। हुआ तो नहीं है ना?
होना तो मेरा और विनीता का भी तलाक है। तेरा और विनीता भाभी का रिश्ता अलग है। तुम दोनों के बच्चे हैं। क्या जिनके बच्चे होते हैं उनका तलाक नहीं होता है क्या? जरूरी तो नहीं कि जितनी जल्दी तुझे तलाक की हो उतनी तेरी पत्नी को भी हो। वो भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। वो भी मुझे प्यार नहीं करती। अनिकेत के दोस्त ने कहा कि ऐसा तू कैसे कह सकता है कि वो तुझसे प्यार करती है या नहीं? उसने कभी कहा है तुझसे? अनिकेत ने कहा कि उसने कभी ये भी तो नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करती है।